लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। मल्लिकार्जुन जी, राहुल गांधी जी, आपको ईवीएम नहीं चाहिए, आपको इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है आपके लिए सर्वोच्च स्थान और उपयुक्त स्थान मंगल ग्रह है। चुनाव दर चुनाव एक ही कहानी, जीते कोई हारे कोई, पर ईवीएम को है अपनी लाज बचानी। अब मानो ईवीएम ना हो, नंदू घोष हो। बांग्ला में कहते हैं ना, जो तो दोष नंदू घोष, मतलब कि जितनी भी गलती सबके पीछे नंदू घोष। ओधो से लेना ना माधो को देना। लेकिन अपना नंदू घोष माने कि ईवीएम चुनाव बाद फिर से सम्मान बचाने में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव बीत गया, झारखंड में हेमंत बाबू मुख्यमंत्री बन गए और महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस सीएम इन वेटिंग से सीएम सिटिंग हो गए। लेकिन अपना ईवीएम बेचारा कसमें खा रहा है कि वो ईमानदार है, जनतंत्र उसका ईमान है और जनमत को सामने लाना उसकी पहचान है। लेकिन बेचारे की सुन कौन रहा है? जीतने वाले जश्न में मग्न हैं और हारने वालों के लिए ईवीएम में प्रॉब्लम है। झारखंड में नहीं, महाराष्ट्र। सुनने में तो आया कि चुनाव नतीजों के बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया ब्लॉक की मीटिंग बुलाई तो वहां भी राहुल गांधी ने क्रोनी कैपिटलिज्म और ईवीएम को मुद्दा बनाने की नसीहत डाली है। अब राहुल की बात सहयोगियों ने सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन कांग्रेसियों के लिए तो वो पत्थर की लकीर है। तो कांग्रेस वाले सड़क पर ईवीएम के नाम पर संग्राम छेड़े हुए हैं और छेड़ना भी चाहिए, जिस पर आपको हर चुनाव के नतीजे के बाद ज्यादातर आपत्ति होती है। ये बात अलग है कि आपको केरला के किसी एक इलाके में आपत्ति ना हो, लेकिन आपको महाराष्ट्र के नतीजों पर आपत्ति है। इसीलिए भारत जोड़ो की तर्ज पर ईवीएम जगाओ यात्रा की योजना बन चुकी है और उस पर अमल किया जाने की बात चल रही है। और जरूरी है, जिस बात पर विपक्ष को इतनी आपत्ति है, मेरा सवाल यह है कि अब तक इतनी देरी क्यों? विपक्ष को अब तक आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए। लेकिन जब जब चुनाव नतीजा आता है तो कुछ ना कुछ कहने के लिए आपको चाहिए, तब आप ईवीएम पर रोना शुरू कर देते हैं। माने कि पहले तो चुनाव नतीजों के बाद ईवीएम बेचारा थोड़े दिन सुस्ता लेता था, लेकिन अब ईवीएम की रातों की नींद और दिन का चैन सब उड़ने वाला है, क्योंकि जितने सवाल होंगे उसमें गुनहगार तो ईवीएम ही होगा। ईवीएम से विपक्ष का भरोसा ऐसे उठने लगा है कि वो बैलेट वाले दिनों में लौटने को तैयार है। बैलेट वाले दिन आपको याद होंगे, वही दिन जब बुलेट कब बैलेट में वोटों का रंग बदल दे पता ही नहीं चलता था और वोट गिनने में तो मानो एवरेस्ट चढ़ना हो ऐसा महसूस होता था। अब तब तो आबादी भी कुछ कम थी, लेकिन अब तो हम आबादी में भी नंबर 1 पर हैं और इस राह पर तेजी से आगे तरक्की भी कर रहे हैं, बिना थके और बिना रुके। और हाँ, अब तो 3-3 बच्चों की वकालत भी शुरू हो गई है और 2 बच्चे ही अच्छे पुराने दिन की बात हो गई। लेकिन कुछ लोगों को नया भाता नहीं है, तो वो कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। तो विपक्ष उसी ओल्ड में चुनावी जीत का गोल्ड तलाश रहा है। मानो कि तब बैलेट पर बवाल था और अब ईवीएम पर सवाल है। बैलेट पर इतना भरोसा कि एक साहब ने तो याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। जज साहब ने कसूरवार की तरह कोने में खड़े ईवीएम को थोड़ी सांत्वना दी और याचिका खारिज कर दी और यह कह दिया कि जब जब चुनाव
हार जाते हैं तो ईवीएम में खराबी और जीत जाते हैं तो चुप्पी। ईवीएम तो मोहरा है, मास्टर तो चुनाव आयोग है। पर विपक्ष के लिए ना तो मास्टर मैटर करता है ना मोहरा। इस समय तो उसकी एक ही धुन है, ईवीएम भगाओ, बैलेट वापस लाओ। ईवीएम को 2 दशक से ज्यादा हो गए हैं इस चुनावी रण में अपना काम करते हुए। कल तक तो सबको उसकी स्पीड और एक्यूरेसी पर भरोसा था, आज उसकी टेक्निक पर डाउट होने लगा है। तो मैंने सोचा कि नेता नगरी और ईवीएम के बीच दूरी को क्यों ना थोड़ा कम कर दूं। तो आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में ईवीएम पर नेता नगरी के सवालों के जवाब के साथ मैं अदिति नागर एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं। मैं नहीं जानती कि ईवीएम पर सियासी भ्रम है या सच में प्रॉब्लम। मैं ये भी नहीं कहूंगी आपसे कि आप सिर्फ मुझ पर यकीन करें, लेकिन ईवीएम की कहानी आज उसी की जुबानी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले आपको संक्षिप्त में ईवीएम का इतिहास बता देती हूं, जो शुरू होता है 1977 से। ईवीएम का विचार सबसे पहले आया 1977 में। दावा किया गया कि इसके इस्तेमाल से चुनाव की लागत कम होगी, कागज कम खर्च होंगे और वोटिंग के दौरान जो धांधली हुआ करती थी यानी बूथ कैप्चरिंग, उस पर भी रोक लगी। फिर 1982-83 में केरला में पारूर विधानसभा क्षेत्र में 50 मतदान केंद्रों में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में इस पर रोक लगा दी। ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर कानून में प्रावधान बनाने की मांग हुई। तब जाकर दिसंबर 1988 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में एक नई धारा 61A जोड़ी गई। फिर 1989 के बाद से फिर से इसका इस्तेमाल किए जाने लगा था। फिर आया 2001, तब तक सभी विधानसभा चुनाव में ईवीएम से वोटिंग शुरू होने लगी। फिर 2004 में लोकसभा चुनाव में सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग हुआ। यह मत समझिए कि तब ईवीएम बेदाग था, तब भी सत्ता पक्ष को ईवीएम पर एतबार था और विपक्ष को इससे इनकार था। लेकिन इस बात को आगे बताऊंगी, अभी तो ईवीएम को और अच्छे से जान लेते हैं। चुनाव में धांधली रोकने के लिए लाया गया ईवीएम दरअसल भारतीय ही है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दक्षिण अफ्रीका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होने का आरोप लगाकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। तो आयोग की ओर से उसका जवाब भी दिया गया। आयोग ने आरोपों को खारिज किया। तो सवाल यह है कि क्या भारत में ईवीएम दूसरे देशों से लाई गई है? चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इसका जवाब स्पष्ट रूप से मौजूद है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि ईवीएम का उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में होता है। ईवीएम भारतीय है। हालांकि भूटान, नेपाल और नामीबिया जैसे कई देशों में अपने चुनाव में भारत में बनी ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यह भी समझ लीजिए कि ईवीएम काम कैसे करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके काम पर सवाल उठता है। ईवीएम के 2 पार्ट्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेटिंग यूनिट, जो कि 5 मीटर केबल से जुड़ा होता है। बैलेटिंग यूनिट वोटिंग कंपार्टमेंट में होती है, जिसमें वोटर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबाकर अपना वोट देता है। जबकि कंट्रोल यूनिट उस मतदान अधिकारी के पास होता है जिसे चुनाव आयुक्त नियुक्त करता है। अब देखिए, कंट्रोल यूनिट को ईवीएम का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि बैलेटिंग यूनिट तभी चालू होती है जब पोलिंग ऑफिसर उस पर बैलेट बटन दबाता है और उसके बाद वोट डाला जाता है। इसीलिए ये 2 पार्ट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मशीनों के लिए इन दोनों कंपनियों ने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कोड इन हाउस लिखा गया है और उसे
आउटसोर्स नहीं किया गया। इसे पूरी तरीके से सुरक्षित और गोपनीय बनाया गया है। और इतना ही नहीं, ईवीएम के सॉफ्टवेयर की सुरक्षा के नियम काफी कड़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग के बाद ईवीएम को राज्यों में और राज्य के भीतर किसी जिले में भेजा जाता है। हर ईसीआई ईवीएम का एक सीरियल नंबर होता है। ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से चुनाव आयोग से यह पता लगा सकता है कि कौन सी मशीन कहां पर अभी मौजूद है। और इतना ही नहीं, हर माइक्रोचिप में एक आइडेंटिटी संख्या भी होती है जो मेमोरी में एम्बेडेड होती है। निर्माताओं के पास उसके डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं। माइक्रोचिप को दबाने की किसी भी कोशिश का पता लगाया जा सकता है। मैं जब चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारियों से बात कर रही थी, आपके सामने ये पूरा डेटा रखने के पहले जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ईवीएम और इसकी चिप को नष्ट करने की प्रक्रिया राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्माताओं के कारखाने के अंदर की जाती है। अब ये बात चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी लिखी हुई। खैर, ये तो हुई सामान्य जानकारी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ईवीएम में कोई छेड़छाड़ संभव है, जिसको लेकर हम हमेशा चुनाव के नतीजों के बाद डिबेट कर रहे होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वोट किसी को दिया जाए और ईवीएम में वो दर्ज किसी और के नाम पर हो जाए? यही सवाल उठता है ना। और उससे भी बड़ी बात जो आजकल उठ रही है कि आखिर कुछ ईवीएम की बैटरी कहा जाता है 60%, 90% या उससे ज्यादा कैसे दिखती है। अब आइए इसको भी जान लेते हैं, इसको डिकोड करते हैं। जब मैंने चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारियों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईवीएम को 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी, केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की सुरक्षा में रखा जाता है। इन पर टेम्पर एविडेंट सील होती है जिसमें खास सीरियल नंबर होते हैं। और इतना ही नहीं, ईवीएम के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा और डबल लॉक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। पार्टी के प्रतिनिधि अपनी सील भी लगाते हैं और उन व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखा भी जाता है जो कमरे में प्रवेश करते हैं, और यह केवल अधिकृत कर्मचारियों और पार्टी प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही किया जाता है। प्रत्येक ईवीएम एक विशिष्ट सीरियल नंबर सब में होता है। डिजिटल सिग्नेचर, होलोग्राफिक सील और कोड भी होता है। पार्टी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसे ओपन किया जाता है। ईवीएम में 48 घंटे का बैकअप और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो बिना पावर के भी डेटा को स्टोर करके रखती है, सहेज के रखती है। अतिरिक्त पावर सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि बैटरी फेल होने पर भी वोटिंग डेटा सुरक्षित रह सके। और रही बात बैटरी की, तो 99% डिस्प्ले बैटरी चार्ज प्रतिशत नहीं बल्कि वोल्टेज थ्रेशोल्ड इंडिकेटर है। जो बैटरी पे आपको दिखता है 99% जो भी परसेंटेज, वो वोल्टेज थ्रेशोल्ड इंडिकेटर होता है जो ये बताता है कि बैटरी वोल्टेज ऑप्टिमल रेंज में। ये एक प्रशासनिक विशेषता है, आपको सुनने में भी बहुत टेक्निकल लग रहा होगा। ये प्रशासनिक विशेषता जो सही कार्य वोल्टेज स्तर को दिखाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ईवीएम में गैर रिचार्जेबल एल्कलाइन बैटरीज होती हैं। वो रिचार्ज नहीं होती, वो बदली जाती। तो देख रहे हैं आप अपने नंदू घोष की हालत। बेचारा कहता नहीं थक रहा कि हम बेवफा हरगिज न थे, और विपक्ष वाले गुनगुना रहे हैं कस्में वादे प्यार वफा, सब बातें हैं बातों का। मतलब यह है कि संकट भारी है और ईवीएम पर सियासत जारी है। नेता नगरी में कईयों को लगता है कि ईवीएम को हैक भी किया जा सकता है। वो कहते रहे हैं कि आखिर ईवीएम भी तो मशीन है, तो वो भला हैक प्रूफ कैसे हो सकती है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें पहले से ही किसी खास निशान को वोट देने की प्रोग्रामिंग तक सेट की जा चुकी है। लेकिन चुनाव आयोग का दावा है कि ईवीएम में जो चिप होती है
वो वन टाइम प्रोग्रामेबल OTP होती है, यानी इसे एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है। इस प्रोग्रामिंग की कड़ी निगरानी में, इसकी प्रोग्रामिंग जो होती है वो कड़ी निगरानी में की जाती है और स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। इसकी जांच भी होती है और चुनाव से पहले 1000 से ज्यादा वोटों के साथ मॉक पोल किए जाते हैं, जिससे क्या होगा, यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वोटिंग सही ढंग से रिकॉर्ड हो रही है। इसीलिए किसी भी पार्टी के पक्ष में पहले से इसे प्रोग्राम करना असंभव है। और यह भी हमने एक नहीं, दो नहीं, चुनाव आयोग से जुड़े कई एक्सपर्ट्स और एक्स अधिकारियों से बात करके आपके सामने डेटा रखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी ईवीएम कोई सॉफ्टवेयर अपडेट स्वीकार नहीं कर सकता। प्रोग्राम OTP चिप में स्थायी रूप से बर्न कर दिया जाता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। ईवीएम में कोई बाहरी इनपुट पोर्ट नहीं होता और मेंटेनेंस पूरी तरह से फिजिकल और मैकेनिकल होती है। और तो और OTP चिप को फिर से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता और यह हर वोट को उसी तरह रिकॉर्ड करता है जैसे वह डाला गया। आयोग का कहना है कि इसका डिस्प्ले यूनिट भी सिर्फ आउटपुट देने के लिए है। इसमें इनपुट देने की क्षमता ही नहीं है। यह केवल जानकारी दिखाने के लिए जुड़ी होती है और इसे ईवीएम को प्रोग्राम या बदलने के लिए इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। यहां तक कि ईवीएम में कोई वायरलेस घटक नहीं होता और इनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ या बाहरी पोर्ट्स नहीं होते हैं। इन्हें एयर गैप्ड डिजाइन किया गया है, यानी ये नेटवर्क से अलग होते हैं। इससे रिमोट हैकिंग का कोई खतरा नहीं होता। ईवीएम को मिलिट्री ग्रेड मानकों के तहत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग के साथ डिजाइन किया गया है। ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होते, जिससे डेटा की इंटेग्रिटी बनी रहती है। परिणाम पहले ईवीएम पर रिकॉर्ड किए जाते हैं और फिर सुरक्षित चैनलों से उस माध्यम से भेजे जाते हैं। परिणामों की कई प्रतियां रखी भी जाती हैं, जिन्हें वीवीपैट भी शामिल होता है, जिससे क्या हो सकता है कि आप क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब चुनाव आयोग हर उस सवाल का जवाब दे रहा है जो ईवीएम की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा करता है। पर लोकतंत्र में सिर्फ पक्ष ही तो मायने नहीं रखता, विपक्ष भी लोकतंत्र का स्तंभ है। सवाल नियत का नहीं, तकनीक की विश्वसनीयता का है। और तकनीक कोई आसमान से तो उतरी नहीं, मैन मेड है। और अविश्वास की ये खाई इतनी गहरी होने लगी कि महाराष्ट्र के एक गांव में तो लोगों ने ईवीएम के नतीजे को ही खारिज कर डाला। लोगों ने चुनाव आयोग से वहां बैलेट से वोट कराने की मांग कर डाली। आयोग ने ये मांग खारिज कर दी तो लोगों ने डमी वोटिंग की व्यवस्था कर ली। यह अलग बात है कि प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। लेकिन अविश्वास की ये खाई इससे भरने की जगह और ज्यादा चौड़ी होने लगी। तो मैं पूछना चाहती हूं चुनाव आयोग से कि क्यों न वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता। हालांकि चुनाव आयोग ने ईवीएम की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए एक बार सभी दलों को न्योता भी दिया, पर तब भी बात नहीं बनी। तो आज ईवीएम की इस लड़ाई में सियासत के लिए भी संदेश है और चुनाव आयोग के लिए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता देश के लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है और लोकतंत्र की ये जड़ें हिले नहीं, इसके लिए आयोग को कदम तो जरूर उठाने चाहिए। सियासत को भी ये समझना चाहिए कि चुनाव ईवीएम नहीं, नेता लड़ रहे हैं और अपनी हार पर बार बार ईवीएम पर रार छेड़कर वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। तो आज इस लड़ाई का खत्म होना ही देश हित में होगा, पर यह होगा तब जब लोकतंत्र की संस्थाओं पर लोगों का भरोसा बनेगा। वैसे भी
चुनाव आयोग का काम केवल चुनाव कराना नहीं, देश के लोकतंत्र की लाज भी बचाए रखना है। और लोकतंत्र सिर्फ बहुमत का नाम नहीं, यहां जनमत से मिला बहुमत ही तकदीर तय करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें सियासतदान भी समझेंगे और चुनाव आयोग भी। क्योंकि नेता आज हैं, कल नहीं, लेकिन देश तब भी होगा और लोकतंत्र जिंदाबाद करेगा। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही।